हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स क्लास 12th का यहाँ पर प्री बोर्ड का पेपर है। इसको आप लोग देख के ज़रूर जाएं। हमारे यहाँ पेपर हो चुका है, तो हम आपको ये वाला पेपर सॉल्व करके पूरा दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके वहाँ इसमें से कुछ क्वेश्चंस फंस जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है। पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है। जब इन्हीं आवेशों को के प्रावेतांक वाले माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच F2 बल लगता है। तो F1/F2 का मान क्या होगा? तो ये होगा स्मॉल के। इसका होगा स्मॉल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का प्रारंभिक कितना गुना हो जाएगा? तो ये अपवर्तित रहेगा। यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध x1 x2 हो तो ये x1 बड़ा रहेगा x2 से। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर √2 अपर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण उसके न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? तो ये होगा 90 डिग्री न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा। इसके बाद में देखते हैं एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत उदासीन तरह के होते हैं। इसके बाद में देखते हैं, ये देखिए प्रश्न हमारे पास में है। प्रश्न है आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। जब तरंग कला असंबंध हो और चालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं? यदि पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हों तो कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम तथा रूप लिखिए। रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य अधिक होती है? तो चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना देख लें पेपर। ये है यहाँ से इंग्लिश मीडियम का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, यहाँ से इंग्लिश मीडियम का है। ये हो जाएगा अनचेंज्ड, ये हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा सर्पिलाकार, और ये 90 डिग्री, ये होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो चलिए इसके बाद में इसका हम दिखाते हैं आप लोगों को आंसर। तो ये पहले का आंसर यहाँ पर है, कला संबंध तरंगों की परिणामी तीव्रता का सूत्र होता है I1 + I2, और I1 बराबर I2 बराबर 4i। अब इसको जब रखेंगे तो 5i जो है यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है। अधिकतम परिणामी तीव्रता जो होगी वो 5i होगी। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन। तो अर्धचालकों में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं क्योंकि ये सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण उत्पन्न होते हैं। जब किसी अर्धचालक को ऊष्मा दी जाती है या उसमें शुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। बंध टूटने के कारण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और उस स्थान पर एक रिक्त स्थान बन जाता है जिसे कोटर कहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों ही आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। अगला है गा खंड का उत्तर, कण की तरंग प्रकृति। कण की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का नाम द ब्रागली समीकरण है। लैम्डा बराबर h/p होता है, जहाँ लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, p संवेग है और h प्लांक नियतांक है। यह समीकरण दर्शाता है कि गतिमान कण में तरंग के भी गुण होते हैं। घा नंबर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा आवृत्ति सूक्ष्म तरंगों की अधिक होती है और तरंगदैर्ध्य रेडियो तरंगों की अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर घा खंड का उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं कि आवृत्ति सूक्ष्म तरंगों की अधिक होती है और तरंगदैर्ध्य रेडियो तरंगों की अधिक होती है। मतलब आवृत्ति सूक्ष्म तरंगों की अधिक होती है तो फिर रेडियो तरंगों की कम होगी, तरंगदैर्ध्य रेडियो तरंगों की ज़्यादा होगी तो उसकी सूक्ष्म तरंगों की कम होगी। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम, तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए याद कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे कलर से बता देता हूँ। हाँ, CGX UV IMR ये याद कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कास्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, फिर अल्ट्रावायलेट मैंने पराबैंगनी, फिर दृश्य किरणें विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर मैग्नेटिक वेव मतलब यहाँ चुंबकीय वाली, फिर यहाँ पर रेडियो वेव सबसे नीचे होते हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं अंगा वाला क्वेश्चन नंबर। पहले तो प्रश्न दिखा देते हैं। यहाँ पे अंगा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण यानी टाउ का मान निकालना है। बाकी टाउ बराबर क्या होता है? mb sin थीटा। ठीक, तो यही वाला हमको जो है दिखाना है यहाँ पर। और इसके बाद में लेंज का नियम क्या होता है? यह किस भौतिक राशि के
संरक्षण पर आधारित होता है। ये इसका आंसर हम लोग देखेंगे अंगा और चा का। फिर आ जाएगा खंड तीसरे का पहला। इफ्साला नाट का मान इतना होता है और इम्यू नाट का इतना मान होता है, तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना होता है, ये सिद्ध कीजिए, और इतना बराबर इतना ये प्रूव करना है। अगला है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए। एक एमयू में 931 एमईबी होता है। ये कार्य फलन वाली धातु किसी प्लेट पर इतने ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तो गणना कीजिए गतिज ऊर्जा की और वेग की। और L/R तथा CR के मात्रक समान होते हैं जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो इनके आंसर देखेंगे। तो ये अंगा वाले का क्वेश्चन मतलब आंसर देखेंगे। टाउ बराबर mb sin थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव यम पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ, ये पूरा आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पर होता है। अगला 4 नंबर जो था लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है कि लेंज का नियम यह बताता है कि परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उसका विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। ठीक, इसको जो है देख लेना। इसके बाद में जो इफ्साला नाट और म्यू नाट के मान दिए थे और इसका मान याद करना है, तो यहाँ पे मान जो है पुटअप करेंगे और मान पुटअप करने के बाद वही चीज़ वहाँ पे दिखा देना है कि इतना आंसर आएगा। इसके बाद में दूसरा जो था क्वेश्चन, उसमें भी जो है म्यू नाट और इप्साला नाट का मान रखने के बाद में इसको भी इसी तरीके से यहाँ पर दिखा देना है। मान रखने के बाद में सॉल्व करने के बाद 3×10⁸ यहाँ पर दिखा देना है। फिर इसके बाद में यहाँ परमाणु द्रव्यमान इकाई वाला देखेंगे, AMU वाला परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा और मान। तो ये आप लोग देख सकते हैं। एक AMU में होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, और जो 931 E बराबर mc², तो यहाँ पर 931 MeV ऊर्जा के बराबर होता है। थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ब्लैक दिखता है। अगला देखते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग। तो इसका जो है अगले पेज पे देखेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग। सबसे पहले गतिज ऊर्जा की गणना करेंगे, hν माइनस फाई, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे। hν का 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 1.5, तो घटा देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा आ गई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करनी है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² का उपयोग करेंगे। यम का मान तो इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, और यहीं से निकाल लेंगे क्या जो है वेग का फार्मूला v बराबर 2ke/m, और यहाँ पे मान पुटअप करने के बाद आंसर हमारा 1.19 × 10⁶ आ जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है L/R तथा CR के मात्रक समय सिद्ध करना, समय के बराबर सिद्ध करना। तो L/R इसका जब करेंगे तो ये L/R का मात्रक समय होता है, मतलब टाइम आ जाएगा। इसी प्रकार से CR का भी जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका भी उसी तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का। उससे पहले प्रश्न दिखा देते हैं। ये 4 नंबर का खंड है, ये आप प्रश्न देख लीजिए एक बार, मैंने तो पेपर में दिखाया ही था। और इसके बाद में ये खा खंड, इसका जो प्रश्न देख लीजिए। समान वोल्टता के स्रोत से 2 विद्युत बल्ब जिनका अनुपात 1:2 है समांतर क्रम में जुड़े हैं, और ये इसके बाद में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल अधिकतम कम न्यूनतम होगा, ये देख लीजिए। चालन बैंड, संयोजी बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड, होल्डस्टोन सेतु क्या है, और इसमें जो संतुलन की अवस्था, अनुपात भुजाएं, संयुग्मी भुजाएं, ये देख लीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हम 4 नंबर के का, खा, गा, घा, अंगा 5 प्रश्नों को और अथवा वाले प्रश्न को देखेंगे। ये है पहला आंसर, तरंग के और आवृत्ति ओमेगा की मतलब यहाँ पर जो है पहचान करना है। समीकरण जो है, 1 मिनट, यही थे क्वेश्चन। यही प्रश्न थे, चलिए देख लेते हैं। पहला जो समीकरण दी गई थी, और तरंग और आवृत्ति की पहचान करना, यहाँ पर इसकी समीकरण की तुलना इस वाले से कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर के बराबर इतना निकल के आ जाएगा इसकी जगह पर, और ओमेगा आ जाएगा इसकी जगह पर 3×10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। फिर तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है, तो 2π/k रखेंगे यहाँ पर मान। सॉल्व करके ये हमारा आंसर 4.189 × 10⁻³ मीटर आएगा। फिर इसका दूसरा, तरंग के वेग तथा दिशा निकालनी थी, तो वेग का फार्मूला ये लगाएंगे और मान पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में दिशा का निर्धारण, तो तरंग वेग है और इसमें x अक्ष में
x दिशा में गति कर रही है। इसके बाद में तीसरा जो था चुंबकीय क्षेत्र के आयाम की यहाँ पर गणना करनी थी, तो इसका ये जो है यहाँ पे राइट आंसर इस तरीके से ये लग जाएगा, V0 बराबर E0 बटे C कह लीजिए या V कह लीजिए, तो यहाँ पर इतने टेस्ला आएगा। अगला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण, तो ये वाला आप पढ़ लीजिए इसको। इसके बाद में तीसरा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखना, तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखा जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण, ये तो हो गया, व्यंजक भी हो गया, और ये उसका जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा z अक्ष में होगी और ये उसका व्यंजक है। अगला है शक्ति क्षय का अनुपात, तो जो है P के लिए फार्मूला V²/R रहने वाला है यहाँ पर, और शक्ति का अनुपात निकालना है तो P1/P2 बराबर 2/1 यहाँ पर आएगा, जिस तरीके से उसमें मान दिया गया था 2:1 इसका क्षय का अनुपात रहेगा। अगला है बल अधिकतम न्यूनतम कब होता है, तो अधिकतम बल कब होगा जब साइन थीटा का मान 1 आएगा, यानी थीटा 90 अंश होगा। न्यूनतम जब 0 या 180 अंश होगा तो न्यूनतम होगा। अगला है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, तो किया गया कार्य F/d होता है, cos 90 यानी 0 हो जाएगा। बल अधिकतम तब होता है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र गति करता है और न्यूनतम शून्य होता है जब यह गति करता है। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है। फिर अगला प्रश्न था चालन बैंड, संयोजी बैंड और ऊर्जा अंतराल बैंड, तो ये हो जाएगा संयोजन बैंड। इसके बाद में ये पढ़ लेना, इसके बाद में चालन बैंड, फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर भी वही चीज़ है, चालन बैंड, संयोजी बैंड और ऊर्जा अंतराल बैंड ये पढ़ा रखे हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। अगला व्हीटस्टोन सेतु क्या है और यह परिपथ जो है उसका बनाना है। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है और उसका परिपथ, तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, इस तरीके से 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं, ठीक, और यहाँ बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, तो इस तरह का आपने पढ़ा ही होगा व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। और यहाँ संतुलन की अवस्था में फार्मूला आता है P/Q बराबर R/S। तो यहाँ पर ये चीज़ व्हीटस्टोन सेतु के लिए इतना आंसर आपको लिखना है। व्हीटस्टोन सेतु अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था है, और इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। फिर है विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखना। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके बीच जो है विद्युत वाहक बल कहलाता है, और विभवांतर तब कहलाता है जब उसमें से धारा ली जा रही होती है। आंतरिक प्रतिरोध जो सेल के अंदर का प्रतिरोध होता है उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। संबंध ज्ञात करना, तो V बराबर E-IR होगा, क्योंकि ये तो टर्मिनल वोल्टेज है, ये तो कम ही होगा। विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा सदैव, क्योंकि जब सेल मार्केट से खरीद के लाएंगे उस समय जो उसका बल होता है वो विद्युत वाहक बल होता है, और उसमें से जो है ये IR घटाना पड़ेगा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो चीज़। यहाँ पर इसका फार्मूला बनेगा। अगला है तरंग, 5वें का क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसका पहले मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। 5वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तरंग के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में संभव नहीं होती परंतु अनुप्रस्थ तरंगों में संभव होती हैं, ये बताना है। और आकर्षण व प्रतिकर्षण बल इसमें बताना। दो समांतर सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल L1 L2 वाला। दिष्टकारी युक्ति क्या होती है, डायोड, ये वाला क्वेश्चन करना है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन, देहली आवृत्ति, ये सब करना है। और ये चीज़ें जो है सघन विरल माध्यम, कौन सघन है कौन विरल, तो देखिए यहाँ पे जो है जल विरल है और कांच सघन है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान निकालने के लिए साइन C बराबर ऊपर रखेंगे मतलब जल और नीचे रखेंगे इसको कांच को, और जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8/9। तो ये हो जाएगा साइन C बराबर 8/9, तो C बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9 इसका राइट आंसर। तो क्रांतिक कोण का मैंने बता दिया, फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ से हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे, तरंग के ध्रुवण की घटना, इसको आप लोग पढ़ लेना। और इसके बाद में दो समांतर सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ये पढ़ लेना। इसके बाद दिष्टकारी युक्त परिपथ की परिभाषा, यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ लेंगे। और ये जो है दिष्टकारी युक्त परिपथ की परिभाषा, दिष्टकारी युक्त वह युक्त है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है, AC को DC में बदलती है। और जो है यहाँ पर कुल वोल्टेज दिया गया है, ये पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लेना। तो प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर 1 वोल्ट यहाँ पर होगा। इसके बाद में कह रहा है कि प्रवाहित धारा 5 मिली एम्पियर है, तो इसको एम्पियर में बदल लेंगे।
बी बराबर आई आर फार्मूला लगाएंगे तो आर बराबर बी बटे आई। बी का मान 1 वोल्ट था, आई का मान ये रख देंगे, सॉल्व होके आ जाएगा 200 ओम। भाई ये ऊपर जाएगा 1000 हो जाएगा और नीचे रहेगा 5, तो 5 दूनी 10 तो 200 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में देखते हैं, हाँ ये 200 तक था। फिर घ नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्यफलन देहली आवृत्त तथा निरोधी विभव की परिभाषा। तो ये पूरा आप लोग इसको पढ़ लीजिए। यह प्रकाशिक तंतु फाइबर की कार्यविधि लिखिए। तो इसकी जो कार्यविधि है, प्रकाशिक तंत्र की कार्यविधि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। सघन विरल पूछा गया था, तो कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है, 1 मिनट, कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है और जल का ये अपवर्तनांक 1.33 है। तो कांच सघन माध्यम है और जल विरल माध्यम है। और भी इसमें देखेंगे, क्रांतिक कोण का मान निकालना तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये वाला फार्मूला लगेगा और यहाँ पे 8/9 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया यहाँ पे इसका राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखने से पहले आप लोगों को प्रश्न एक बार दिखा देते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर समस्थानिक नाभिकों, संभारिक नाभिकों, समन्यूट्रॉनिक नाभिकों, नाभिक का आकार, द्रव्यमान क्षेत्र पे परिभाषा लिखना है। 5 नंबर में है, एक नंबर की, या तो फिर ये बोहर का क्वांटम परमाणु सिद्धांत लिखना है। अब इसके बाद में हम 6ठे नंबर से यहाँ देखना स्टार्ट करेंगे। समस्थानिक नाभिकों यानी समस्थानिक की परिभाषा लिख लेंगे, जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे 6C12 और 6C14 इस तरीके से, या 6C13 इस तरीके से दिखा सकते हैं। नीचे का सेम सेम है, ऊपर के चेंज हैं। इसके बाद में संभारिक नाभिकों यानी संभारिक में भार समान होगा, जैसे 20 कैल्शियम 40 और 18 आर्गन 40। तो इनके देखो परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। अगला देखते हैं समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है बराबर हो। जैसे यहाँ पर बोरान का है 5 बोरान 10 भी होता है, मतलब 5 बोरान 12 भी होता है। इसी प्रकार 6C13 भी होता है। तो 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, 13 में से 6 जाएंगे तो यहाँ भी 7 बचेंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जिसमें समान होती है उसको हम लोग समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार यहाँ पर ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आर बराबर नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित धनाभिषिक्त सघन क्षेत्र होता है, बहुत छोटा होता है, एक फर्मी की 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक की त्रिज्या है, और परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको आप लोग देख रख सकते हैं। फिर द्रव्यमान क्षति क्या होती है, तो ये लोग हम लोग पढ़ेंगे E बराबर mc² से इसको। अब देखेंगे अगला बोहर का क्वांटम सिद्धांत द ब्रागली तरंगदैर्ध्य के लिए इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा। लैम्डा बराबर h/mv यहाँ पर आने वाला है। ये फिर जो है हाइड्रोजन के प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के लिए मान यहाँ पर बताया गया है, जिसको सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आया है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, और इसका ये आंसर यहाँ पे रहने वाला है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इनके प्रश्न दिखा देता हूँ। कोणीय संवेग h/पाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आने से पहले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। धारिता आवेश विभवांतर, ये सारे टॉपिक लिखने हैं इस पे। समविभव प्रश्न क्या होता है, गोली बेलनाकार समतल, इसके बारे में उल्लेख करना है। और इसके बाद में 7वें के बाद में 8वां भी देख लीजिए। दिए गए परिपथ में वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध, ये पूरा परिपथ दिया है, इसमें BRMS निकालना है, क्या स्रोत वोल्टेज यानी BRMS निकालना है, जिसका फार्मूला होता है B0/√2। और परिपथ का प्रेरण प्रतिघात निकालना है, यानी XL बराबर ω/L वाला निकालना है। और धारती प्रतिघात निकालना है, XC बराबर 1/ω/C। और परिपथ की प्रतिबाधा Z निकालना है, और परिपथ में धारा I निकालना है। इतने क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन 8 में। अगर वो नहीं करते तो स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों करने हैं। और सिद्ध करना है टेस्ला/एम्पियर बराबर हेनरी/मीटर², इसको करना है। और सीधे लास्ट सब बता देते हैं एक बार में। फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का उल्लेख करना है, और वायु के कांच, जल से वायु में, ये सारी चीज़ें बताना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये जो है इनके लिए क्या कह रहा है, जो भी प्रश्न में है उसको पढ़ लीजिए। और फिर यहाँ पर ये हो जाता है समाप्त। तो चलिए इनके आंसर दिखा देते हैं फटाफट। अब इसके आंसर देख लेंगे। संधारित्र को बैटरी से वियोजित करने के बाद परावैद्युत पट्टी डालने पर परिवर्तन।
संधारित्र की धारिता का फार्मूला लिख लेंगे और नई धारिता के लिए ये फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद में ये के गुना बढ़ जाएगी। ठीक, इसका ये हो गया। दूसरा में आवेश क्यों स्थिर रहेगा, अपवर्तित रहेगा। और विभवांतर स्टेप 3 विभवांतर हो जाएगा नया V/K, यानी के गुना घट जाएगा। स्थितिज ऊर्जा आपकी रहेगी U/K हो जाएगी, यानी के गुना घट जाएगी। और विद्युत क्षेत्र ये भी के गुना घट जाएगा। समविभव पृष्ठ तो आप लोग पढ़े ही होंगे, और ये जो है उसका फार्मूला हो जाएगा। बेलनाकार समविभव और समतल समविभव, ये सब आंसर फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर ये है न्यूमेरिकल वोल्टेज वर्गमान मूलमान जो निकालना था, देखो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। √2 यहाँ पे कट जाएगा, √2 से गुणा भाग किया गया तो नीचे 2 बन जाएगा, तो यह 14 आ जाएगा। और गुणे √2 का मान रखा गया 1.414 और इसको सॉल्व कर दिया गया है। उस साइड में आंसर होगा इसका। और यहाँ पर इसमें XL बराबर ओमेगा एल निकालना था। ओमेगा का मान 100 पाई, एल का मान 40/पाई, तो पाई से पाई कट गया तो 4000 हो गया। इसी प्रकार से ये जो है धारिती प्रतिघात भी निकाला गया है ω/c, और यहाँ पे सॉल्व कर लेना। इसी प्रकार से परिपथ की प्रतिबाधा का भी ये फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है LCR परिपथ के लिए, और इस प्रकार से यहाँ पे जो है सॉल्व हो जाएगा। देखो 25 का आएगा 5, और कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6 जीरो के 3 जीरो आएंगे। 5000 यहाँ पे आएगा प्रतिबाधा, 5000 ओम। और यहाँ पे फिर निकालना है धारा, IRMS का मान 0.4 एम्पियर आएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं स्वप्रेरण, जो है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण का ये परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है। चलिए यहाँ पर अगला देख लेते हैं। ये तो हो गया स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उल्लेख अपवर्तन का आरेख खींचना है। ये इसके बाद में वायु से कांच, आपतित किरण, आपतित और अपवर्तित तरंगाग्र, और जल से वायु, आपतित और अपवर्तित तरंगाग्र। काल्पनिक तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, प्रतिबिंब की स्थिति, ये जो है पूरा आप लोग देख लीजिए, उसका तैयार कर लीजिए। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जब F धनात्मक लेंगे तो अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, और सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर जब आप F ऋणात्मक लेंगे, धनात्मक लेंगे तो अनंत पे बनेगा, ऋणात्मक लेंगे तो जो है लेंस के सामने F2 दूरी पर बनेगा। उत्तल दर्पण में F जब धनात्मक लेंगे, वो था उत्तल दर्पण में जब F धनात्मक लेंगे तो मतलब दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब इस साइड F/2 दूरी पर, और अवतल दर्पण में जब F ऋणात्मक लेंगे तो जो है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक, तो इसके बाद में ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपवर्तन की घटना के लिए आरेख खींच लीजिए यहाँ पर। और इसके बाद में काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पर इसका जो है पढ़ लीजिए। वास्तव में जो मिलते हैं, जैसे ये लेंस है तो ये वास्तव में मिल रही तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब आभासी से मिलती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। आभासी का मतलब ये होता है जैसे इस साइड पर जैसे ऐसे लौट आई तो ऐसे से पीछे की तरफ जो जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा अवतल लेंस में यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर ये पेपर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।